नमस्कार, जय हिंद साथियों। सन 1979 अप्रैल का महीना, रात्रि के 2 बजे एक व्यक्ति अपने तहखाने में सो रहा था और अचानक कुछ पुलिसकर्मी आते हैं, उसे गहरी नींद से उठाते हैं और बोलते हैं कि चलिए जनाब, आपका अल्लाह के पास जाने का समय आ गया। वह व्यक्ति जब नींद से उठता है तो पाता है कुछ पुलिसकर्मी जेलर के साथ उसके सामने खड़े हैं। तो वो अचानक पूछता है कि भाई इतनी जल्दी क्यों? तो वो बताते हैं कि ऊपर से फरमान आ चुके हैं, आपको अभी ही फांसी पर लटकाया जाएगा, आपको अभी ही जो है अल्लाह के पास भेजा जाएगा। तो आखिर ये कौन थे? ये थे, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति रहे, बाद में प्रधानमंत्री हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आज हम आपको पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में कुछ और बातें बताएंगे, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद जो है हम आपको परवेज़ मुशर्रफ और जियाउल हक, इन सारे लीडर्स के बारे में बताएंगे। किस तरीके से पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में इन व्यक्तियों के वजह से लोकतंत्र खतरे में हुआ और अभी जिस तरीके से पाकिस्तान एक एक दाने दाने को मोहताज है, रोटी रोटी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये राजनीतिक इतिहास जिम्मेदार था। अगर हम बात करें, जब आज़ादी हो रही थी, देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बनने से पूर्व महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को खूब समझाया, इनसे खूब कहा कि भैया आप मान जाओ, क्या करोगे पाकिस्तान का, भारत में ही रहो ना। तो नहीं माने, बेरे बेरे महात्मा गांधी बार बार कहे अरे मान जाओ मान जाओ, नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे साहब, हमारे इस्लाम मुस्लिमों के लिए अलग देश चाहिए, अलग अधिकार चाहिए, है ना। आपके साथ रहेंगे तो दिक्कत होगी, आपके साथ रहेंगे तो आप राजनीतिक अधिकार नहीं दोगे, है ना, और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब तू पाएगा, ऊपर तू तो पहुंच गया, 1948 में तो होगी मौत, तू ऊपर पहुंच गया, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान की हालत क्या हुई। किस तरीके से तू ये सोच रहा था कि पाकिस्तान हमारा लोकतंत्र अपनाएगा, पाकिस्तान संपन्न होगा, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि तेरी मौत के बाद ही पाकिस्तान में लोकतंत्र की एकदम धज्जियां उड़ा दी गई और पाकिस्तान 32 सालों तक एक सैन्य शासन के तहत रहा। ये बिल्कुल तुम्हें आभास नहीं होगा। तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं, उसको भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। देखियो मित्रों, समय था 1900, ये बात अगर हम करें तो 1969 में याहिया खान, 1969 से लेके 71 तक पाकिस्तान के तानाशाह रहते हैं याहिया खान। ये याहिया खान बेसिकली, इससे पहले अयूब खान के बारे में हमने आपको बताया था, तो उसके बाद याहिया खान बनते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो 1971 की युद्ध होता है, लड़ाइयाँ होती है, तो वो इन्हीं याहिया खान के समय में होती है। ये तानाशाह प्रवृत्ति के थे और इनके समय में बांग्लादेश में कुछ परेशानियां थी, उसी की वजह से बांग्लादेश अलग हुआ। जब इन्हीं के समय 1970 में पहली बार पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, पहली बार पाकिस्तान में चुनाव होते हैं 1970 में, तो पीपीपी एक पार्टी बनती है और वो पार्टी बनाते हैं कौन? ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो। कौन बनाते हैं? 1970 में एक पार्टी बनाते हैं पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और 1970 में इन्हें अच्छा बहुमत मिलता है और 1971 में ये बनते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति। यहाँ ध्यान देने की बात है, 1970 में बहुमत मिलता है किसको? जो शेख मुजीबुर रहमान को, लेकिन वो एक अलग कहानी है, मैं उसको 1971 के युद्ध के बारे में जब बढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ आप समझें, 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के बनते हैं राष्ट्रपति। इनके बाद याहिया खान के बाद, क्यों? क्योंकि याहिया खान इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के पीछे जो वजह होती है वो होती है पाकिस्तान की बेहाली। क्यों? क्योंकि इन्हीं के समय पाकिस्तान अलग हो गया, 2 टुकड़े हो गए। तो याहिया खान के इस्तीफे के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 में बनते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति और 1973 तक, यानी कि 71 से लेके 73 तक 2 साल तक राष्ट्रपति रहते हैं और 73 से लेके 77 तक ये रहते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। 1972 में ये अमेंडमेंट करते हैं, सब पाकिस्तान को नया संविधान देते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, एक संशोधन करते हैं। उस संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति की शक्तियां कम कर दी जाती हैं और प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ा दी जाती हैं। अगर मैं
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊं तो इनके पिता जूनागढ़ रियासत के नवाब थे, नवाब के यहाँ पर दीवान थे। तो अगर देखा जाए तो अच्छी खासी फैमिली से आते थे। और जब ये प्रधानमंत्री बने तो इनकी लोकप्रियता जबरदस्त थी, बहुत अच्छी लोकप्रियता थी, क्योंकि इन्होंने नारा दिया रोटी कपड़ा मकान, यानी कि समाजवादी सोच के थे कहीं ना कहीं, और पाकिस्तान की जनता की नज़रों में काफ़ी अच्छा इनका स्थान था, एक लोकप्रिय नेता थे। और जब बाद में इन्होंने समाजवादी सोच के आधार पर अच्छा शासन दिया। और अगर मैं बताऊं आपको तो वही बात होती है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है तो थोड़ा सा उसके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति आ जाती है। इनको भी घमंड हो गया, इसको भी घमंड हो गया अपनी शक्ति का, अपनी लोकप्रियता का। और इसी घमंड के तहत इसने अपने जितने भी विरोधी थे उन सबको जेल में ठूस दिया, एकदम जेल में, है ना, जेल में ठूस दिया, उन सबको कोई मदद नहीं की। बाद में 1977 में दूसरा चुनाव की घोषणा होती है और उस चुनाव में जितने विरोधी होते हैं वो विरोधी क्या करते हैं, जितने विरोधी होते हैं वो अलग से इनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। और बाद में 1970 के चुनाव में इनकी पार्टी बहुमत से जीतती है, खूब वोटों से जीतती है। तो बाद में इन पर यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने धांधली की है, चुनावों में धांधली की है। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं, ये है पाकिस्तान के तानाशाह बने जनरल याहिया खान, जनरल जियाउल हक। यहाँ मैं आपको बताऊं ये वह सपेरा है, ये वह काला नाग है जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत अधिक भरोसा किया। ये आपको दिख रहा है ना, देखो किस तरीके से सीधा साधा दिख रहा है। यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसे खूब दूध पियाया और बाद में इसी ने अपने मालिक को डस लिया, एकदम फन फैला लिया, एकदम काला नाग, सांप मान के चलो इसको। बात यह थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब वो प्रधानमंत्री थे तब जियाउल हक को इसको इन्होंने पाकिस्तानी सेना का सर्वोच्च जनरल बनाया, यानी कि हेड बनाया। और बाद में 1978 में इसने पाकिस्तान का तख्ता पलट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया 77 में चुनाव होते हैं, धांधली का आरोप लगाया जाता है और ये जो जियाउल हक है ये इनको डाल देता है जेल में, भुट्टो जेल में, है ना, अच्छा लोकप्रिय नेता था और बाद में जेल के सलाखों पर डाल देता है। और मैं आपको बताऊं जेल में डाल देता है, बाद में इस पर भुट्टो के खिलाफ सेशन कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। जो एक आरोप इन पर लगाया जाता है, कुछ समय पहले इन पर आरोप भी लगाया जाता है कि इन्होंने एक पाकिस्तानी नेता को मारने में मदद की या कहीं ना कहीं सुपारी ली, कुछ मान लो, इस तरीके से इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और सेशन कोर्ट के बजाय सीधे हाई कोर्ट में सुनवाई, और हाई कोर्ट, पाकिस्तान हाई कोर्ट इन्हें मौत की सजा सुनाता है। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सजा को एज इट इज रखता है और फिर इनके बच्चे क्योंकि ये जो जियाउल हक है ये राष्ट्रपति बन जाता है, कौन जाता है, राष्ट्रपति। तो इनके पास पिटीशन लेके जाते हैं, लेकिन बाद में ये राष्ट्रपति थे तो उनको बिल्कुल, यानी कि भुट्टो की कोई भी बात नहीं सुनी, भुट्टो की जो फांसी है वो एज इट इज रखी। और बाद में रात के 2 बजे 1978 में 1979 रात्रि के 2 बजे इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो है ना, है सपेरा की नहीं है, पाकिस्तान की फितरती सपेरा की है, कोई एहसान नहीं है, एकदम बिल्कुल सपोला माने चलो, काला नाग है, एकदम हटा दो इसको, है ना। तो ऐसे ही उसके नेता होंगे, लीडर होंगे। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जियाउल हक का एक छत्र राज चलता है। जियाउल हक आपका 1978 से लेके 1988 तक पाकिस्तान पर एकदम तानाशाह काम करता है, एकदम जबरदस्त तरीके से, कोई टेंशन नहीं। भाड़ में गिरे लोकतंत्र, भाड़ में गिरे जनता, भाड़ में गिरे जनता के अधिकार, एक छत्र राज। और मैं आपको बताऊं 1985 में, ये आंकड़ा आप देख के दंग रह जाओगे, 1985 में जियाउल हक चुनाव कराता है। और तुम्हें पता है सबसे फैक्ट, इंटरेस्टिंग बात, फैक्ट क्या था कि जियाउल हक जब 1985 में चुनाव करा रहा है उस समय कोई पार्टी भी नहीं है, सारी पार्टी जेल में, कोई पार्टी प्रतिबंध लगा दिया, कोई पार्टी नहीं है। तो फिर चुनाव कौन खड़ा होगा? तो चुनाव पर जितने कैंडिडेट खड़े हैं वो कौन थे? निर्दलीय कैंडिडेट, सारे निर्दलीय। और प्रधानमंत्री भी बनता है निर्दलीय। अब तुम खुद सोचो कि क्या लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री हुआ होगा? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। तो आप ऐसे समझो कि प्रधानमंत्री इसी का था, तो प्रधानमंत्री हो गया साहब, ठीक है। और 1988 में एक प्लेन दुर्घटना में
एक प्लेन दुर्घटना में इसकी हो जाती है मौत, और उस मौत में ये कहा जाता है कि इसके साथ जो है पाकिस्तान के कई सारे जनरल और कई सारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री, बहुत सारे लोग थे, वो एक साथ मर जाते हैं, है ना। शकल से इतना भोला था ये सपोला इतना भोला था शकल से कि लोग ये कहते थे कि भरोसा ही नहीं करते थे कि ये कुछ कर देगा, ये जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इतना बड़ा धोखा दे देगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसको बंदर कहते थे, बंदर, मेरा बंदर, मेरा बंदर, और ये भागा भागा था। हाँ बताइए साहब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको बेचारों को इतना पता ही नहीं था कि ऐसा कर देगा, लेकिन ये सपोला इनको हटा करके और बाद में फांसी दे देता है। अभी मैंने बताया जी साहब को। अगर उसके बाद थोड़ी सी और हिस्ट्री की बात करें तो देखो 1988 में हो जाती है जियाउल हक की मृत्यु, मौत, ठीक है। 1988 से लेके 1999 तक अगर बात करें हम, 1988 से लेके 1999 तक, तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो, ये बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए 1988 से 1999 तक इन दोनों का राज चलता है। कभी 2 साल के लिए नवाज शरीफ आ गए, कभी ये आ गई, कभी वो आ गए, इस तरीके से। जैसे 1988 में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1978 में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसको फांसी दे दी जाती है। 1988 में चुनाव की घोषणा होती है, तो बेनज़ीर भुट्टो को खूब बहुमत मिलता है, लोगों की संपत्ति आती है, सिंपत्ति कहते हैं, सहानुभूति। तो बेनज़ीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनती है 1990 तक। 1990 में राष्ट्रपति इनकी सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। राष्ट्रपति सरकार को ऐसे बर्खास्त करता है कि जैसे कि उसकी जेब में रखी है सारी चीज़ें, बस मन करे चाहे क्या घूट ले रहा है, उसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं हुई, बर्खास्त, खत्म। ये है पाकिस्तान की राजनीति, ठीक है। तो बेनज़ीर भुट्टो 1990 तक रहती है। 1990 से 1993 तक ये नवाज शरीफ है ना, मियाँ, देख रहे हैं मियाँ को, ये मियाँ साहब अगर हम बात कर रहे हैं, इन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है। क्या? पंजाब का शेर। क्यों कहा जाता है? कहा जाता होगा, शेर रहे होंगे, डांटते होंगे। पंजाब के कई बार कई समय तक ये मुख्यमंत्री भी रहा और काफ़ी अच्छी लोकप्रियता थी। जब 1990 में सत्ता में आता है तो शरीयत कानून पहली बार पाकिस्तान में यही लागू करता है। देख रहे हैं ना, ये बेचारा खूब प्रयास करता है कि पाकिस्तान की हालत सही हो, लेकिन बाद में 1993 में ये भी पद से हट जाता है और 1993 से 96 तक फिर बेनज़ीर भुट्टो आती है और 96 से लेके 99 तक फिर कौन आता है? नवाज शरीफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जियाउल हक नाम का एक सांप पाला, काला सांप। उसी तरीके से ये नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ ने भी एक काला सांप पाल लिया। क्या नाम था उस काला सांप का? ये था परवेज मुशर्रफ, एकदम काला सांप। और जैसे ही नवाज शरीफ की गद्दी थोड़ी सी कमजोर हुई, एकदम ये तख्ता पलट कर देता है। कौन? परवेज मुशर्रफ। आइए बात करते हैं क्या है। देखो 1999 में मैं आपको बताऊं, 1999 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा करते हैं। कहाँ के लिए? लाहौर के लिए, भारत से लेके लाहौर तक। और वो पाकिस्तान जाते हैं इसलिए कि भाई थोड़ा पड़ोसी देश से सुधर जाए और नवाज शरीफ से वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं और कहते हैं कि आपकी जो कारगिल यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र में आपकी जो सेना है, हम दोनों जो है वहाँ से सेना पीछे करते हैं, है ना। ये कारगिल युद्ध की अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ मैं पूरी क्लियर करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये समझें कि पाकिस्तान की राजनीति में जो प्रधानमंत्री यानी कि चुनी हुई सरकार और वहाँ की सेना, किस तरीके से सेना भारी होती है। चुनी हुई सरकार की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू है ही नहीं। तो अब सुनो, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने समझौता किया तो इसने कहा कि ठीक है भैया मान जाएंगे। लेकिन जैसे ही वाजपेयी भारत आते हैं तो कुछ समय बाद उन्हें खबर मिलती है कि पाकिस्तान के भारत की जो कश्मीर में जिस जगह पर हमने यानी कारगिल की जो चोटी है वहाँ पर जिसने हमने समझौता किया था, हमारे सैनिक जैसे ही पीछे हट गए, तब तक पाकिस्तान के सैनिकों ने कारगिल की उस पहाड़ियों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। भारत के उस ठिकाने पर कब्जा कर लिया। तो भारत के प्रधानमंत्री ने फोन किया किसके लिए? इसके लिए कि हाँ जी साहब, हाँ जी मियाँ साहब। इन्होंने कहा बोलिए साहब, बोलिए जनाब, क्या कह रहे हो? कि भाई उन्होंने कहा कि अभी हमारा समझौता हुआ था कि हम पीछे हटेंगे। हम जैसे ही पीछे हटे, आपकी सेना हमारे वहाँ आ गई, कब्जा कर लिया। चोर हो आप, चोटा हो। ये बोला कि नहीं ऐसे कैसे? अरे
हमें पता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो। कितने झूठ नहीं बोले। उस समय जो सेना का जनरल था ये परवेज मुशर्रफ था, है ना, वो नवाज शरीफ ही ने इसे बनाया। तो जब परवेज मुशर्रफ को फोन किया कि क्यों साहब ऐसा कोई बात हुईगा, आपने वहाँ कब्जा किया है, कि हाँ कब्जा किया है, इन्होंने कहा कब्जा उठाओ, परवेज ने कहा नहीं उठेगा, रोक, क्या करेगा तू, नहीं उठेगा। यानी कि प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी, किसने, परवेज मुशर्रफ ने। अब कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धोआ, खूब धोआ भारत ने, उसमें बताऊंगा मैं अलग से आपको किस तरीके से धोआ, ठीक है। हाँ, उसके बाद इनके संबंध खटासपूर्ण हो गए और नवाज शरीफ सोच रहा था कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होता है तो मैं इसको हटा दूंगा, तुरंत हटा दूंगा। और ये विदेश की यात्रा पर था और उसी समय इसके जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, उस प्रधानमंत्री कार्यालय को सेना घेर लेती है और 1999 में इसका तख्ता पलट करके इसको उल्टा लटका के जेल में भेज देती है और बाद में इसे सऊदी अरब निर्वासित कर देता है। किसे, नवाज शरीफ को। यानी नवाज शरीफ कई समय तक, कई सालों तक सऊदी अरब रहता है और बाद में फिर 2008 के लगभग आता है पाकिस्तान। उसके बाद कौन होता है, परवेज मुशर्रफ, ये बनते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति। 1999 से लेकर 2001 तक लगभग 2 साल तक ये राष्ट्रपति और जनरल दोनों एक ही रहते हैं। 2001 से 2008 तक ये पाकिस्तान का रहता है राष्ट्रपति। और इसने कुछ ऐसे काम किए, इसने क्या काम किए भाई साहब, इसने काम ये किए कि इसने सत्ता का खूब दुरुपयोग किया, देश में इमरजेंसी लगाई और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया, अपने पद से हटा दिया। भारत में बताया ऐसे नहीं हटा जा सकता। भारत में अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए प्रक्रिया है कि आपको महाभियोग लाना पड़ेगा संसद में, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है ना। यहाँ तो जो है एकदम अंधेर नगरी अंधेर राजा, कोई मतलब ही नहीं। उसके मन में आई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया, अपने पद से हटा दिया और बाद में जब विरोध हुआ तब उसको दोबारा बहाल किया और देश में इमरजेंसी लगाई। तो पाकिस्तान की मटिया मेट, यानी कि अभी जो पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी तबाही झेल रहे हैं, वहाँ के लोग दाने दाने को मोहताज है, उसके पीछे ये पूरा पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो निर्भर है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इसके लिए। तो लेकिन भाई पाकिस्तान की आवाम कहाँ समझ ही नहीं रही, मत समझ, भोगो तो सालो, क्या करोगे तुम, है ना। उसके बाद ये 2008 में जो है अपने पद से इस्तीफा देता है और ये इसे बाकायदा मुशर्रफ को पाकिस्तान की कुछ जेल में रखा जाता है और बाद में फिर भाग जाता है, दुबई भाग जाता है, ठीक है। उसके बाद ये खान साहब, ये मियाँ साहब जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे, खिलाड़ी रहे, इन्होंने पाकिस्तान को जो है 1992 में वर्ल्ड कप दिलाया, तो इनकी लोकप्रियता खूब हुई। और जब ये सत्ता में आते हैं, हाँ बाद में फिर सत्ता बदलती रही और भी आते रहे, लेकिन हम एक एक को नहीं दिख रहे, मैन में दिख रहे हैं। हाँ 2018 यानी कि तो क्योंकि 2013 से लेकर 18 तक नवाज शरीफ द्वारा फिर बने, नवाज शरीफ 2013 से 18 तक फिर रहा पाकिस्तान का पीएम, लेकिन उसने कुछ नहीं कर पाया, शायद 2017 तक रहा मेरे ख्याल से। हाँ 2018 से 2022 तक आ गए ये साहब लम्बे तिरंगे एकदम, और लग रहा था पूरे भारत को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं अच्छी सोच का है, हमारे अच्छे संबंध होंगे, लेकिन इनकी भी नहीं चली, मैं बताऊँ आपको। और अंत में 2022 में एक किस्सा हुआ कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो चाह रही थी, क्योंकि इनकी ISI जैसे भारत में रो है ना, वह ISI है, तो ISI के प्रमुख को लेकर लड़ाई हुई। पाकिस्तान का जो जनरल था वो कह रहा था कि ये मेरा बंदा बनेगा ISI का हेड, वो ये कह रहा कि नहीं भाई साहब मैं बनाऊंगा, बात भी सही है, प्रधानमंत्री जो बनाएगा, लेकिन वहाँ नहीं चलता ऐसे, वहाँ तो सेना ही सब कुछ करती है, सेना ही तय करेगी कि क्या किलो आटा मिले पाकिस्तानियों को, वो उसमें राशन कितना मिले, राशन में क्या मिले, सेना तय करेगी, है ना। तो आप भी देख रहे होंगे यार ऐसा देश है, अंधेर नगरी, एकदम भूतिया देश, बिल्कुल है यार, कुछ नहीं कर पाया इन लोगों ने, अभी तक कुछ नहीं हासिल कर पाया। हाँ तो बाद में क्या हुआ कि जब बहस हुई और फिर बाद में इनका तख्ता पलट कर दिया। कैसे कर दिया, इनको बहुमत में ही हरा दिया, यानी कि सेना के द्वारा, भाई सेना इनडायरेक्टली काम करती है, कभी कभी डायरेक्टली जाती है, तो ये बहुमत इनका जो असेंबली है उसमें नहीं रहा, तो ये हट गए। उसके बाद ये नवाज शरीफ आ गए, शहबाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ भी कुछ समय तक रहे। और अभी ये देखो, ये एकदम जेंटलमैन दिख रहा है ना, देखो अनवर उल हक जेंटलमैन, ये अभी पाकिस्तान का केयर टेकर प्रधानमंत्री है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान का केयर टेकर प्रधानमंत्री। और इसने तो पाकिस्तान की हदी कर दी, इसने तो रेडी मार दी, इतनी किरकिरी की। अभी यूएनओ का जो है सितंबर के महीने में एक सम्मेलन हुआ यूएनओ का, इसमें जाता है और वहाँ बहुत ही मस्त बयान देता है,
पाकिस्तान के किरकिरी करके आता है। क्या बोलता है ये बोलता है कि देखो जिस तरीके से इजराइल अमेरिका के गोद में बैठा है उसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो चीन की गोद में बैठा है। ठीक है ना, किस तरीके से अपने देश की इज्जत मटिया मैट कर दी। तो देखो भैया पाकिस्तान के लोगों को कुछ पता तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ है, अभी उसी परंपरा में चल रहे हैं। भारत की होड़ कहाँ से कर लेंगे? तो भारत से कुछ सीख लो यार, सीख लो कुछ। तुम्हें कुछ आगे बढ़ना है, करना है, कुछ नहीं करना है? भारत चांद पर पहुंच गया यार, तुम कहीं ना कहीं चांद पे छोड़ो, थोड़ा सा कुछ कर लो, कुछ बन जाओ। कुछ काहे ऐसे ऊट पटांग काम करते रहते हो? काहे जो है कश्मीर कश्मीर कश्मीर, यार खाओगे कश्मीर, जो दिया है उसी में तुम पे भूखे मर रहे हो, वहीं तुम पे कुछ हो नहीं रहा और कश्मीर खाओगे, है ना? तो कुछ सीख लो, ये इतिहास की जो बातें सिखाती हैं इन सबको हटाओ, वो एक अच्छी शासन व्यवस्था लाओ जिससे कि आपके देश का भला हो। तो इसी के साथ आप जुड़े रहें और आने वाले समय में और भी वीडियो पे डालूंगा। 1965 का युद्ध, 71 का युद्ध, 48 जो कबायली आक्रमण और 99 का कारगिल युद्ध, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहें आप सभी लोग। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ आप सभी लोग जुड़े रहें। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।